Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 18 of social sciences which is price rise and consumer awareness। अब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अतरंगी लगेगा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, शुरुआत में ही मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये एक इकोनॉमिक्स का डीप कॉन्सेप्ट है और आपको अगर इकोनॉमिक्स में कुछ डाउट है तो मैं ऐसे आपको ये समझाने वाला हूँ, एक साधारण सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर में समझाने वाला हूँ, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, जिससे एक ओवरऑल जनरल आइडिया आपको आ जाएगा कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 में। ठीक है, तो अब अगर टाइटल की बात करें हम तो विच इज प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, तो ये दो अलग अलग चीज हैं। प्राइस राइज एक पूरा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो अगर आप 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स में जाएंगे तो आप एक बार देखेंगे। कंज्यूमर अवेयरनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर बेस्ड है, मार्केटिंग में आ सकता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट है और चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही बड़ा लगेगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट दैट। इजीली एक्सप्लेन मैं कर दूंगा आपको ये प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। आप सीधा फोकस करिएगा क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, मैं आपका ये चैप्टर आराम से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए लेट अस सी अमोंग, चलिए ध्यान रखिएगा, अब प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस मैं शुरू करने वाला हूं। प्लीज प्लीज अब पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स आए इंडिया में, उसमें से एक प्रॉब्लम है प्राइस राइज। अब आप बोलेंगे सर प्राइस राइज कैसे प्रॉब्लम है? कांस्टेंट जब प्राइस राइज होता है तो इकोनॉमी में परेशानी खड़ी होती है। कैसे? अगर आप आज 10 रुपए की चीज लेने जाते हैं, 2 महीने के बाद 20 रुपए की हो गई, 5 महीने के बाद 50 रुपए की हो गई, 10 महीने के बाद 100 रुपए की हो गई, तो वो चीज जो आप 10 में खरीद सकते थे अब आपको उसके 100 देने पड़ते हैं। ये होता है प्राइस राइज। आपकी इनकम और सामने एक्सपेंस, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइस राइज की बात कर रहे हैं। तो पूरे इकोनॉमी की, इंडिया की बात करें हम, ओवरऑल जब प्राइस राइज होता है तो कुछ परसेंटेज आपके पॉकेट में से ज्यादा जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ परसेंट आपके पॉकेट में से ज्यादा जाता है। आप बोल रहे हैं सर कि अगर खरीदे ही ना तो, भाई जरूरत की चीजें तो खरीदेंगे आप, गेहूं खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, ऐसी जो चीजें जो जरूरत आपको है डेली, उसका प्राइस राइज पॉकेट में से ज्यादा देना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं इफेक्ट। भाई पड़ती है जोरदार, ठीक है, जोरदार इफेक्ट पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? प्राइस राइज अगर स्टेबल हो तो पॉजिटिव है, अगर स्टेबल ना हो तो नेगेटिव है। अगर आप बोले सर, आप बोलेंगे ये पता नहीं चला आपने क्या बोला, स्टेबल है तो पॉजिटिव, स्टेबल नहीं है तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जनरली प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, 10 से हो गया 15 रुपए, मतलब इतना तो नहीं बढ़ जाता, 10 से हो गया 12 रुपए, तो 10 से जो 12 हो गया उससे क्या हुआ? 2 रुपए जो बेच रहा है वो ज्यादा कमाएगा, जिसने बनाया है, प्रोड्यूसर, है ना। जैसे आप किसी एक एग्जांपल ले लीजिए ना कि भाई चलिए मोबाइल फोन, तो 10,000 रुपए में आ रहा है, अब 12,000 में आ रहा है, तो 2,000 रुपए वो मोबाइल फोन बनाने वाले को ज्यादा मिलेंगे। वो ज्यादा मिलेंगे तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। यस और नो? प्रॉफिट हुआ उसका। ये जो प्रॉफिट था, ठीक है, ये प्रॉफिट इकट्ठा करके उनको फायदा होगा। फायदा होगा तो यार उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो अपनी फैक्ट्री एक और डाल पाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट एक और डालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन बड़ा कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रहे हैं वो। तो एक बड़े पैमाने पे जब गुड्स बनते हैं तो कॉस्ट कम होती है। ठीक है, आप 2 चीज बना रहे हैं तो 12 में बन रही है। अगर आप वही जगह पे 20 चीजें बना रहे हैं तो वो कम में बनेगी, 10 में बनेंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो और प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, फैक्ट्री बढ़ेगी। अब फैक्ट्री में इंसान की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यस और नो? तो एक पॉजिटिव पार्ट है। देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना एक पॉजिटिव पार्ट है। हमने पीछे के 17 16 ये सारे चैप्टर में हमने देखा एम्प्लॉयमेंट होना एक अच्छी बात है।
एक पॉजिटिव चीज आ रही है, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को इनकम मिलेगी, है कि नहीं? प्रोड्यूसर को भी इनकम मिल रही है, एम्प्लॉय को भी इनकम मिल रही है, सारे बिजनेसमैन को भी इनकम इनकम मिल रही है, वो अपने एम्प्लॉय का पगार भी बढ़ाएंगे। ये इनकम इंक्रीज होने से आपका पगार बढ़ेगा, ठीक है? अब मान लीजिए आप फैक्ट्री में, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, चलिए मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरी पगार बढ़ेगी, मेरी पगार बढ़ेगी तो मेरी ताकत बढ़ रही है खरीदने की, है? मैं जो चीज नहीं ले पा रहा था मैं वो चीज ले पाऊंगा, समझ रहे हैं? मैं 10,000 का फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब पगार बढ़ गई है तो मैंने ले लिया, समझ में आ रहा है? तो मेरी ताकत बढ़ गई खरीदने की, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग कैपेसिटी या परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो अब पॉजिटिवली ये सारी चीजें हो रही है, अब हम खर्चा कर रहे हैं तो कमोडिटीज पे खर्चा होगा, कमोडिटीज लोग खरीदेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है, फोन आ गया बड़ा एकदम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इंप्रूव हो रहा है, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ी चलाएंगे या अच्छा घर लेंगे या कुछ भी, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब लोगों का इंप्रूव होता है और लोग पैसा खर्चते हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती है, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और ये होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पूरा साइकिल अगर आपने समझ लिया, मैंने समझाया और आपने समझ लिया, तो आप समझ जाएंगे कि एक पॉजिटिव पार्ट है प्राइस राइज होने का, एक स्टेबल प्राइस राइज होना, ठीक है, वो एक पॉजिटिव चीज आपको लगेगी। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल है स्टेबल प्राइस राइज का। अब देखिए, अब नेगेटिव की बात करते हैं कि एक कैसे एक खराब सिचुएशन हो जाती है प्राइस राइज के बारे में। तो जब प्राइस राइज होती है, ठीक है, तो प्राइस राइज होती है तो तुरंत हो जाते फटाक करके। मान लो कि 10,000 का फोन 20,000 का हो गया, तो मैं तो नहीं लेने जाऊंगा, कोई भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी नहीं लेने जाएगा। 10,000 का फोन 20,000 में कौन लेने जाएगा? कोई नहीं। तो एक प्राइस का लेवल बढ़ गया फटाक करके, है? एक इनवेरिएबली कंटिन्यूसली हाई रेट पे बढ़ रहा है। तो वो जो मोबाइल फोन भाई जो प्रोड्यूसर बना रहा है, वो प्रोड्यूसर मोबाइल फोन बना तो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। समझ रहे हो? वो प्रोड्यूसर मोबाइल फोन बना तो रहा है यार, बेच रहा है 20,000 में, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। समझ रहे हो? अब कोई खरीद नहीं रहा है तो पैसे नहीं घूम रहे। पैसे घूमने चाहिए, जो हमने ऊपर पूरा कैसा लिंक देखा था, पैसे नहीं घूम रहे। अब ये जो पैसे हैं कहां जाएंगे? वो रहेंगे 10,000 रुपए। अब 10,000 में वो चीज नहीं मिल रही है, 20,000 में मिल रही है। मोबाइल फोन 20,000 का है, भाई खीसे में तो 10 ही है, तो वो नहीं खरीदेंगे हम। तो ये जो पूरा रोटेशन है ना, वो पूरा रोटेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये पूरा रोटेशन नहीं होगा। आप बोले सर 20,000 खरीद ले, तो अपनी ताकत नहीं है भाई, हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। समझ रहे हो? पूरी रोटेशन समझिए। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप खरीद पाएंगे। अभी वो पूरे रोटेशन में हम खरीद ही नहीं रहे हैं, हमारी ताकत नहीं है। समझ रहे हो? 20,000 का फोन खरीदने की ताकत नहीं है, हमारा पगार बढ़ेगा नहीं, वो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रोडक्शन अटका देगा। कितने बन गए? 1 लाख फोन बन गए, 2 लाख फोन बन गए। अब क्या करेंगे? बेच नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लोग नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा जो जो पूरा साइकिल हमने पॉजिटिव पार्ट में देखा, वो उल्टा घूमेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी है वो स्पेंड नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं प्राइस राइज की कंडीशन, जिसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में स्पेशली बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा शब्द इन्फ्लेशन। हाई डिस्टर्बेंस आ जाता है प्राइस में, खर्चा नहीं हो पाता, इनकम में डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये सारी वजह से एक इकोनॉमिक केओस हो जाता है, एक ऐसे वैसे सब चीज रमण भमण हो जाती है, मनी सप्लाई बिगड़ जाता है पूरा। तो ऐसे कंडीशन में हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट रुक जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक प्राइस राइज पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है वो मैंने आपको बताया। देखो, प्राइस राइज हमेशा इन्फ्लेशनरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? प्राइस राइज इन्फ्लेशन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिक कॉमोडिटीज और जो सर्विसेज आप यूज करते हैं, बेसिक चीजें जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट,
तो ये बेसिक चीजें जो आप यूज करते हैं उसकी प्राइस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, स्टेबल इंक्रीज होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, समझ रहे हैं? धीरे धीरे इंक्रीज होनी चाहिए। मैं मान लीजिए टूथब्रश आपको 20 रुपए मिल रहा था, अब 25 में मिल रहा है, तो 5 रुपए बढ़े, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट हो सकता है। 20 में से 40 हो जाए तो ये इतना तुरंत प्राइस राइज नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? ओके, तो ये मैंने आपको समझाया कि प्राइस राइज कैसे पॉजिटिव हो सकता है और कैसे नेगेटिव हो सकता है। भी आशा करता हूं कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आई होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आपको इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है प्राइस राइज का, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ प्राइस राइज की। तो मेनली दो फैक्टर हैं जो प्राइस राइज को इफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला फैक्टर ये कि भाई एक तुरंत इंक्रीज प्रोडक्शन का नहीं हो पा रहा है और सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब ये क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए कि आपको एक बहुत ही बढ़िया फोन, बहुत ही बढ़िया फीचर वाला फोन है, एकदम जोरदार है, चकाचक, आप लाखों लोगों ने सोच लिया यार ये तो जैसे ही इसका सेल शुरू होगा या जैसे ही मार्केट में आएगा हम खरीद लेंगे, ठीक है? तो आपने सोच लिया कि भाई लेंगे, हम पक्का लेंगे। अब मान लीजिए कि उस फोन का नाम हम रख देते हैं भाई अपना जो ये नई अपनी इंडियन कंपनी है ना उसका ही लेते हैं भाई। अपनी इंडियन कंपनी कौन सी है? पैनासोनिक है, पैनासोनिक, मोटोरोला या पैनासोनिक। तो मतलब जो भी है हम ले लेते हैं पैनासोनिक। चलिए पैनासोनिक का एग्जांपल ले लेते हैं, पैनासोनिक की बात करते हैं हम। मान लीजिए पैनासोनिक ने बढ़िया फोन निकाला, ठीक है, और वो बढ़िया फोन आप सब ने सोचा कि भाई हम लेंगे, लाखों लोगों ने सोचा कि लेंगे। अब भाई मार्केट में जैसे ही सेल शुरू हुआ, लोगों ने खरीदा, शुरू किया खरीदना, राम 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 करके सारे फोन बिक गए। अब लोग और 5 लाख लोग हैं जो फोन के लिए राह देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोन के लिए राह देख रहे हैं। अब 5 लाख लोग हैं जिनको ये फोन चाहिए। अब पैनासोनिक परेशान, यार जितना बनाया था सब तो बिक गया, नया बनाना पड़ेगा। अब नया तुरंत थोड़ी बन जाएगा, एक दिन में 5 लाख फोन बन जाएंगे क्या? नहीं। इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ इंस्टेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंस्टेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ना होना। अब 5 लाख लोगों को फोन चाहिए, आज के दिन में चाहिए, मुझे आज की तारीख में वो फोन चाहिए, उनके पास नहीं है, ठीक है? इसका मतलब इकोनॉमिक्स में हम ऐसा बोलते हैं कि कमोडिटी का सप्लाई नहीं है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। अब क्या होगा? क्या होगा? अब वो फोन का प्राइस बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे वो क्या होता है? देखो मोटोरोला वाली कंपनी है वो चीज समझेगी कि भाई यार अपने पास रिजर्व 50,000 फोन पड़े हैं। उन्होंने गोडाउन के अंदर एक कोने में 50,000 फोन पड़े थे, ठीक है, वो बचा के रखे थे। तो वो 50,000 फोन उनके पास पड़े हैं और लेने वाले कितने हैं? 5 लाख लोग। अब 5 लाख लोग लेने वाले हैं, है 50,000 फोन। मोटोरोला सोचेगा, अरे यार, पैनासोनिक सोचेगा, एक काम करते हैं, ये 10,000 का फोन है ना, इसको हम 12 में बेचते हैं। किसमें बेचते हैं? 12,000 में बेचते हैं। तो वो क्या करेंगे? 12,000 में वो 50,000 फोन बेचेंगे। लोग तो लेंगे, हैं? 5 लाख में से इतने लोग तो होंगे, 50,000 लोग तो होंगे ना, तो वो लेंगे। यस और नो? प्राइस राइज हुआ है फिर भी वो लेंगे, समझ रहे हो? तो ये प्राइस राइज एक कारण ये होता है कि वो जो प्रोड्यूसर होता है वो इसका फायदा उठाना चाहता है, ठीक है? सप्लाई कम है, इसका फायदा उठाना चाहता है, डिमांड ज्यादा है, उसका फायदा उठाना चाहता है। तो ये है पॉइंट ए। अब है पॉइंट बी। पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ए के बारे में बात करी कि ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि भाई इंस्टेंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन में, इस वजह से प्राइस राइज हो रहा है। और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज नहीं है, तो जितने हैं उस वो ज्यादा भाव में बेचेंगे तो प्राइस राइज होगा। ये एक इकोनॉमिक टर्म है बेटा। आप जब 11th कॉमर्स में जाएंगे, तो अगर आप कॉमर्स लेंगे तो की बात है, तो अगर आप 11th कॉमर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। तो वो आपको समझ में आएगा कि भाई डिमांड और सप्लाई इनवर्सली रिलेटेड होता है।
डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम होगा। तो ये इनवर्स रिलेटेड है। अब प्राइस जो है वो डिमांड के इनवर्स रिलेटेड है। डिमांड ज्यादा, सॉरी, डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस। डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी। समझ रहे हो? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस घटेगी। तो ये रिलेटेड रिलेशन है सब। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है? मतलब आपको आगे मैं समझाऊंगा थोड़ा कुछ। तो एक रीजन ये है प्राइस राइज होने का। दूसरा रीजन ये है कि ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई। तो अब सप्लाई के कंपैरिजन में हम जब डिमांड देख रहे हैं, ठीक है, अब सप्लाई देख रहे हैं, अब डिमांड देख रहे हैं। अब डिमांड फटाक करके बढ़ गया, सप्लाई धीरे 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 बेचारा बढ़ने का प्रयास कर रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से ये जो गैप रह रहा है ना बीच में, इतना गैप जो रह गया, वो हो जाता है प्राइस राइज। समझ में आ रहा है? ये होते हैं दो रीजंस प्राइस राइज के। चलिए अब रीजंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई। देखो, इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई का मतलब क्या? ये पूरा इकोनॉमी समझने हम जाएंगे तो अभी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये इकोनॉमी हमारा पूरा जो है ना वो मनी पे बेस्ड है। ऑब्वियसली हमको ये तो पता है इकोनॉमी पूरा पैसे पे बेस्ड होता है। जब पैसे का सप्लाई बढ़ता है, नोट, पैसे का सप्लाई मार्केट में बढ़ता है, ठीक है, वो तीन चीजों से बढ़ता है। एक, नए पैसे बना के। सप्लाई बढ़ाना है, अगर पैसे का सप्लाई आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो न्यू नोट्स छापनी पड़ेंगी। नई नोट छापेंगे गवर्नमेंट वाले और मार्केट में रखेंगे, तो जनरेटिंग न्यू मनी। पॉइंट नंबर 2, सर्कुलेशन बढ़ाना। लोगों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ट्रांजेक्शन में लेना, उसको मार्केट में घुमाना। जैसे सेविंग्स में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो वो मूवमेंट नहीं है। अगर मॉनिटरी सप्लाई बढ़ाना है तो वो 1 लाख खर्च करने पड़ेंगे, या किसी और को देने पड़ेंगे, या बैंक को देने पड़ेंगे, या अब आपको खर्च करने पड़ेंगे, सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, जो भी लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पॉइंट है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, वो डीप में जाना पड़ेगा, लोन वाली बात है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है मॉनिटरी सप्लाई कैसे इंक्रीज होता है। 3 रीजन से होता है। पॉइंट नंबर 1, एक, नया मनी बना के। दूसरा, सर्कुलेशन बढ़ा के। और तीसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के। जो हम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा के नहीं, कम करके रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम कर देते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाता हूं। चलिए पैराग्राफ एक बार पढ़ देते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी, इनकम ऑफ पीपल, परचेजिंग पावर, इफेक्टिव डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज इंक्रीजेस बट टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इट। तो देखिए, जब मनी इंक्रीज हुआ है मार्केट के अंदर, लोगों की इनकम बढ़ी है, परचेजिंग पावर बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ी है, सर्विसेज बढ़ी है, लेकिन उसके सामने सप्लाई उतना फास्ट नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरा सैलरी जो है वो 25,000 रुपए है, ठीक है, 25,000 रुपीज। तो मेरा सैलरी 25,000 है। अब मेरा सैलरी प्रमोशन हो गया भाई, प्रमोशन इंक्रीज हुआ, मेरा सैलरी बढ़ेगा, 25 से हो गया 35। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रमोशन, तो मार्केट के अंदर मान लीजिए अच्छी पोजीशन है, प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन हुआ है तो 25 से सीधा 35, तो 10,000 का जो गैप है उतना मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा या ज्यादा बैंक में रखूंगा। तो ओवर इन ऑल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मनी का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इनकम बढ़ी है हमारी। उससे क्या होगा? अब वो 10,000 रुपए का मैं फोन लूंगा, अब डिमांड बढ़ी। वो फोन की डिमांड मैंने नहीं की थी पहले, जब 25,000 की सैलरी थी तब मैंने नहीं की थी, लेकिन अब 35 है तो मैं वो डिमांड कर रहा हूं, तो डिमांड बढ़ रहा है। ऐसे तो बहुत लाखों लोग होंगे ना, तो बहुत डिमांड बढ़ी है, ये सुनो। अब वो फोन वाला सोच रहा है, यार ये लोगों को मैं फोन तो दे दूं, मैंने तो 10,000 फोन ही बनाए, मतलब 1 लाख फोन ही बनाए, लोग तो 5 लाख चाहिए, 5 लाख को फोन चाहिए, तो इतने फास्ट सप्लाई होगी नहीं, तो प्राइस राइज होगा कि भाई आपको अगर फोन चाहिए तो 10 में नहीं मिलेगा, 15 में मिलेगा।
मेरे जैसे लोग हैं, तो वो एक बार सोचेंगे यार 10 का फ़ोन खरीदना था, ये तो 15 की बात कर रहे हैं, 15 दें या ना दें। तो ऐसे लोग भी होंगे जो 15 नहीं देंगे, नहीं लेना है। 10 में देना हो तो दो, 15 में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? 15 नहीं है हमारे पास, 10 है हमारे पास, 15 नहीं है। वो 10 का इंक्रीज़ है, 15 का नहीं हुआ है, 10 का हुआ है। तो 15 नहीं है हमारे पास फ़ोन में देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं लेंगे फ़ोन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। तो अब ये एक्सपेंडिचर जो होता है, मैं 10,000 रुपए खर्च करने वाले जो एक्सपेंडिचर मैं करने वाला था, ठीक है? उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई बढ़ाती है, नया मनी बनाती है, नया पैसा बनाती है कि भई 10,000 रुपए आएँगे तो मुझे बैंक में से उठाने तो पड़ेंगे, तो 10,000 की नोटें तो चाहिए होंगी ना, 2-2 हज़ार की कड़क 5 नोट तो चाहिए होंगी। गवर्नमेंट को छापनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा छापनी पड़ेंगी, समझ रहे हैं? जो रोटेशन में है, अब 10 बढ़ गया, तो 10 जो बढ़ गया, वो तो छापना पड़ेगा ना, तो वो छापेंगे वो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गए हैं गवर्नमेंट के। अब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़े हैं एक्सपेंडिचर वो ज्यादा कर रहे हैं, डिफेंड एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, ये एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में नए नोट छापने पड़ रहे हैं, ठीक है? तो सामने क्या हो रहा है, हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, तो इस वजह से गवर्नमेंट की एक्सपेंस बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट नोट छाप रही है, हमारे इनकम बढ़ रही है, तो हम खर्च करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब ये दोनों सिचुएशन में कुछ कनेक्शन है, ठीक है? वो गवर्नमेंट जो है वो नोट छाप रही है, वो जो नोट छाप रही है वो हमको इफेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं? प्राइस लेवल बढ़ेगा। कैसे? हम खर्चने जाएंगे, वो नोट उठाएंगे, खर्चने जाएंगे, रोटेशन बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा। डिमांड करेंगे हम, सप्लाई नहीं है सामने, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो ये है पॉइंट। 10 परचेजिंग पावर इंक्रीज होना, ये एक रीजन है प्राइस राइज का, ठीक है? देखो, मान लो कि कोई टोटल प्रोडक्शन या कोई कमोडिटीज में कोई इंक्रीज नहीं है, या गवर्नमेंट भी कोई एक्सपेंस नहीं कर रही है, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ने से हमारा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, हमारे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। 25 आता था, अब 35 आता है हाथ में, है 25,000 आता था, अब 35 आता है, तो हाथ पे पैसा बढ़ा। अलॉन्ग विद इट प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस हैं उनको भी वैल्यू मिलेगी, कि जो मोबाइल फोन बना रहे हैं मोबाइल फोन बना रहे हैं, ठीक है? वो रिसोर्सेस अच्छे होंगे, और एक क्यूमुलेटिव सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, और इनकम हमारा बढ़ेगा। अब मान लीजिए मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, फोन की फैक्ट्री में, ठीक है? मेरा हो गया 25 से 35,000 पगार। वो फैक्ट्री वाला जो है, वो मैं उसका ही फोन खरीद रहा हूँ, तो मैं उसका ही फोन खरीद रहा हूँ, तो उसको भी इनकम मिल रही है। तो वो क्या करेगा भाई, नया प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा। मैं मेरे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो फोन खरीद रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन खरीद रहे हैं। तो टोटल डिमांड बढ़ रही है, उसके सामने वो सप्लाई बढ़ाने का प्रयास तो करेगा, लेकिन तुरंत तो होगी नहीं। 5 लाख डिमांड आ गई फोन की, लेकिन है उसके पास 1 लाख, तो 4 लाख कवर करने के क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ाएगा, तो वो प्राइस बढ़ाएगा, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएगा, वो प्राइस बढ़ाएगा तो इट लीड्स टू प्राइस राइज। अब मैं है ना आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं। देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मान लीजिए आपके, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन का, ठीक है? 10 मोबाइल फोन उसने बनाए हैं, उसका प्राइस रखा है उसने 50 रुपए। एग्जाम्पल सिंपल है, 50 रुपए का एक फोन है, मतलब उसने 10 फोन बनाए हैं, मतलब टोटल 500 रुपए का प्रोडक्शन किया है उसने। अब मान लीजिए डिमांड जो है वो 20 मोबाइल फोन की है। डिमांड किसकी है? 20 मोबाइल फोन की। तो 20 मोबाइल फोन इंटू 50 रुपए, तो 2 इंटू 5, तो हो गया 1000। 1000 की डिमांड है, 1000 की ओवरऑल डिमांड है, ठीक है? और बनाया है 500, 500 रुपए की वैल्यू ही बनाई है, 1000 वैल्यू की डिमांड है, 500 की वैल्यू ही बनाई है। तो वो भाई क्या करेंगे, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे कि भाई ये जो हमने 10 मोबाइल फोन बनाए हैं, ठीक है? वो
हम 50 में नहीं बेचेंगे, वो हम 100 में बेचेंगे। आपको लेना है तो लो, ना लेना है तो कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, लेना है तो लो, ना लेना है तो कुछ नहीं। अब वो जो 20 लोग थे, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो मना कर देंगे कि नहीं यार हमको नहीं पोसाएगा, और 10 लोग ऐसे हैं कि ठीक है भाई ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ, वो जो 10 फोन उसने बनाए थे वो 100 रुपए में बिके। 100 इंटू 10 हो गया 1000। तो डिमांड फुलफिल हुई, लेकिन खाली 10 लोगों की, और प्राइस राइज हुआ। समझ रहे हैं आप, वो 50 रुपए का था, 100 रुपए में बेच रहा है हो, तो प्राइस राइज हो गया। तो ऐसे होता है प्राइस राइज, जहां पे 10 लोगों की डिमांड फुलफिल हुई नहीं, 10 लोगों की डिमांड कंप्लीट हुई नहीं। समझ रहे हो, वो 10 लोगों की डिमांड कंप्लीट नहीं हुई तो वो 10 लोग कहां खर्चेंगे पैसा, बाकी और जगहों पे खर्चेंगे। उस वजह से गवर्नमेंट को नए नोट छापने पड़ेंगे। ये पूरा कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। तो ये प्राइस राइज इसको हम बोलते हैं। प्राइस राइज देखो, एक ये परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का रिजल्ट तो है ही, सप्लाई ऑफ मनी होने इंक्रीज होने का भी एक रिजल्ट है कि मनी सप्लाई बढ़ता है तब प्राइस राइज होता है। बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, मतलब जो लोन देती है उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो लोन दे देती है। तो जो लेता है लोन कब लेगा, जब इंटरेस्ट कम होगा। मैं बोलता हूं भाई 50% इंटरेस्ट लगेगा, कोई नहीं लेगा। मैं बोलता हूं 5% इंटरेस्ट लगेगा, तो सब लेंगे लोन। समझ रहे हो, तो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है वो, तो क्या होता है, पैसे सप्लाई बढ़ता है मार्केट में, लोन देती है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्चेंगे, है ना। घर लेना है तो घर लेना है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है तो आप घर लेंगे। समझ रहे हैं, तो ये होता है प्राइस राइज। अब ये सिचुएशंस जो होती हैं प्राइस राइज की, वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 2 से बात करेंगे, जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको एक बार ये एकदम ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ लेना है। मेरा ये लेक्चर एक दो बार देख लीजिए, अगर आपको अब कंटाला आता होगा मुझे भी पता है, लेकिन एक बार और जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, एक बार और 2 बार और आप सुनेंगे तो शायद आपको एक लाइट हो जाएगी कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझा है वो एकदम मजबूत समझा है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे पेज नंबर 147 पॉइंट नंबर 2 पॉपुलेशन ग्रोथ। बाय बाय फॉर नाउ।